जय सिया राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा है और वो मोर देन 1/3 कंप्लीट हो चुका है। उसमें जैसे 6-7 चैप्टर्स और बचे हुए हैं जिसे कंप्लीट किया जाएगा। आज हम लोग एक नया स्टार्ट ले रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। किसी भी एग्ज़ाम में अगर सेक्शन वाइज बांटा जाए क्वेश्चंस को, तो करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के बाद जो मुख्य स्थान होता है वो हिस्ट्री है, और उसमें भी हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट ले रहे हैं, और जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम अभी 3 मॉडर्न हिस्ट्री 3 दिन और 3 दिन पॉलिटी को लेकर के काम करेंगे, आज से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पहले मतलब कि उसके शुरुआत को समझते हैं। पहले कहाँ से कहाँ तक मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा जाता है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारे लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ये बताना स्टार्ट करेंगे कि वो जब यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का प्रारंभ हुआ। कुछ लोग उसको यूरोपीय कंपनी के आगमन को भी साइड करके ज़्यादातर बोलेंगे कि 1857 के विद्रोह से मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 के विद्रोह से, लेकिन हमारे एक अच्छे समझ के लिए हमें मॉडर्न हिस्ट्री को कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो वो 1707 ईस्वी से लेकर के हमारे मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, जो कि 1947 तक क्रमवार एक रूप से चलते रहेगा। तो सबसे पहला जो है, अब 1707 से ही क्यों पढ़ा जाए, उसके पहले या उसके बाद से क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से जो मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट होता है, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का प्रारंभ को एक माना गया है। तो 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उत्तराधिकार का संघर्ष स्टार्ट होता है। उत्तराधिकार का संघर्ष उनके 3 पुत्रों के बीच स्टार्ट होता है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच। तो इस संघर्ष में जो है मुअज्जम विजय हो जाता है, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पे बैठता है, और ये सिंहासन पे बैठने वाला अब तक का सबसे बुजुर्ग शासक था। 63 वर्ष की उम्र में ये सिंहासन पे बैठा था। और बहादुर शाह प्रथम को ही शाह बेखबर की उपाधि दी गई है। और इन्हें शाह बेखबर किसने कहा था? तो इनके इनके एक मतलब कि एक जो गुट इन लोग का होता था, जैसे अपना आपस में ग्रुप होता था, उसमें एक खफी कहा थे, उन्होंने इसे शाह बेखबर कहा था, मुअज्जम को, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से औरंगजेब के बाद मुगल सिंहासन पे बैठा था। अब जो है इसका ये चलते हैं। तो सबसे उम्र दराज थे ये, 63 साल की उम्र में मुगल शासक बने थे। तो ये 1712 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद जहांदार शाह जो ईरानी गुट के जुल्फिकार खां के सहयोग से वो गद्दी पे बैठे थे। तो जहांदार शाह को जो है ईरानी असद खां, जहांदार शाह जो है ईरानी गुट के जुल्फिकार खां और असद खां के सहयोग से बैठे थे, और इन्हें जो लंपट मूर्ख की उपाधि दे दी गई थी। अब कहीं कहीं पूछा जाता है, बीपीएससी भी बहुत बार पूछ चुकी है लंपट मूर्ख, उसके उपनामों को, इनको जो उपनाम दिया गया था उसे पूछ चुकी है। क्योंकि इनका जो है इनका जो पीरियड जो है बहुत शॉर्ट टर्म का होता है। ये 1713 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तब जो है किंग मेकर के नाम से अब देखिए, किंग मेकर की भूमिका जो है मतलब कि भारतीय इतिहास में सैयद बंधु के नाम से वो जानी जाते थे। सैयद बंधु में जो है अब्दुल्ला जो है, और उसके बाद हुसैन अली, अब्दुल्ला और हुसैन अली के नाम से सैयद बंधु जाने जाते थे। तो इसमें से जो है इनका काल जो है 1713 से 1720 तक मुख्यतः रहा था। और ये फर्रुखशियर सैयद बंधु के सहयोग से शासक बनने वाले पहले मुगल फर्रुखशियर थे, जो 1713 ईस्वी में ये शासक बने थे। अब 1713 में ये शासक बने। अब फर्रुखशियर को घृणित कायर इसलिए बोला जाता है कि ये अन्य लोगों के बातों में आकर सैयद बंधु का जो है मरवाने की स्थिति में आ जाते हैं और मरवा भी देते हैं। तो घृणित कायर इन्हें बोला जाता है। और ये क्योंकि ये जो है 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो शाही फरमान दिए थे फर्रुखशियर, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार बंगाल, उड़ीसा, बंगाल में जो है बंगाल के प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी को
व्यापार अधिकार खुले रूप से करने के आदेश मिल गया था। मात्र कुछ पेंशन के तौर पे, कुछ उनको सालाना पेंशन के तौर पे दिया जाता था। तो बहुत ही रियायत पे इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार ये दे दिए थे, जिसलिए इसे ईस्ट इंडिया शाही फरमान, फर्रुखसियर का शाही फरमान और ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि फर्रुखसियर जो है सैयद बंधु के सहयोग से बैठे थे गद्दी पर। और जब फर्रुखसियर बैठे अब्दुल्ला और हुसैन अली के सहयोग से, तो अली बंधु भी इन्हें बोला जाता है, सैयद बंधु, लेकिन ज़्यादातर सैयद बंधु के नाम से ये फेमस रहते हैं। तो ये शासन गद्दी पे बैठने के बाद जो है सैयद बंधु में से अब्दुल्ला को जो है, अब्दुल्ला अली जो बोला जाता है, उन्हें जो ये बना देते हैं एक वजीर, और जो हुसैन अली होते हैं उसे बना देते हैं मीर बख्शी। मीर बख्शी जो मुग़ल काल में ये सैन्य अधिकारी होता था। तो सैयद बंधु के सहयोग से मराठा जो है, मराठा 1717 में ये शाही फरमान देते हैं, और ये मराठों के सहयोग से जो है फर्रुखसियर को 1719 में हटा देते हैं गद्दी पर से, जिसके कारण ही फर्रुखसियर ने इसे मरवाता है। जैसे रफ़ी उद्दौला, इसी क्रमशः ये रफ़ी उद्दौला और रफ़ी उद्दर्जात को जो है सैयद बंधु गद्दी पे बैठाते हैं, जिसे कुछ इनके संगीन नहीं बोला जाए, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग क्या, एक दूसरे स्थिति में इनकी मृत्यु हो जाती है, रफ़ी उद्दौला और रफ़ी उद्दर्जात की। फिर आते हैं रोशन अख्तर। मयूर सिंहासन पे तख्ते ताउश पे बैठने वाला ये अंतिम शासक कौन था? रोशन अख्तर था, जिसे रंगीला बादशाह उपनाम से जाना जाता है। मयूर तख्ते ताउश पे बैठने वाला ये जो है रोशन अख्तर के काल में ही सैयद बंधुओं का अंत हो जाता है, और उर्दू का विकास सर्वप्रथम इनके काल में ही होता है। और बाजीराव प्रथम का दिल्ली आक्रमण भी इनके समय में होता है, और दिल्ली सल्तनत का विघटन का चरम सीमा पे ये मोहम्मद शाह इसमें रोशन अख्तर, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला इन्हें बोला जाता है, ये रहता है। इनका शासनकाल 1719 से 1748 होता है। इन्हीं के शासनकाल में जैसे एक प्रसिद्ध आक्रमणकारी हम लोग बोल सकते हैं नादिर शाह का आक्रमण, जो ईरान का नेपोलियन जिसे बोला जाता है, नादिर शाह का आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में 1739 में हुआ। रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच जो है युद्ध आपका 1739 में होता है, और एकदम लूट पुट की स्थिति यहाँ मच जाती है, और मयूर सिंहासन को ही ये लेते जाते हैं, और मयूर सिंहासन में ही जड़ा हुआ कोहिनूर हीरा नादिर शाह के साथ ईरान चला जाता है। फिर कालानुक्रम इस तरह घटता है, क्योंकि वो कोहिनूर हीरा फिर आता है इंडिया में। अब जो है इस दिलीप सिंह जो सिख शासक में जो आते हैं, वो दिलीप सिंह जो है वो महारानी विक्टोरिया को ये गिफ्ट कर देते हैं। तो एवं प्रकार से कोहिनूर हीरा फिर हमारा विदेश चला जाता है। जो कि आप अगर क्रिकेट देखें हैं, क्रिकेट से अगर आपको लगाव है, तो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स होते हैं उनके यहाँ पे बैच पे वो मुकुट बना होता है, रानी के मुकुट का एक सैंपल बना रहता है, तो उसके सबसे ऊपर पे कोहिनूर हीरा का आपको देखने को मिलेगा। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है बहुत सारे गायकी, जैसे रंगीला नाम से ही आपको लगता है, तो बहुत सारे गायकी ख्यालों के भी ये जन्मदाता थे। और शहादत, अब इसी के काल में शहादत खां को अवध, मुर्शिद कुली खां को बंगाल, और चिनकलिज खां को निजाम उल मुल्क के नाम से जो जाने जाते थे। फिर से हम बता रहे हैं कि शहादत खां को अवध, और शहादत मुर्शिद कुली खां को बंगाल, और जो चिनकलिज खां जो निजाम उल मुल्क के नाम से जाने जाते, इन्हें हैदराबाद का एक स्वतंत्र राज्य दे दिया गया। मतलब कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। अब हम लोग देख रहे हैं कि अहमद शाह को देखते हैं, जो 1748 से 1754 तक शासन इनका चला। यह जो है मोहम्मद शाह रंगीला के बाद गद्दी पे बैठते हैं, क्योंकि 48 तक तो मोहम्मद शाह रंगीला का ही काल रहता है। इसके बाद आलमगीर द्वितीय जो 54 में गद्दी पे बैठते हैं, जिनकी भी हत्या हो गई। ये सब सिर्फ एक क्रमवार अध्ययन के तौर पे इन शासकों को हम देख सकते हैं। और आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर जो है शासक बनते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी में शाह आलम द्वितीय के नाम से ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे जो है मतलब कि उनके सहयोग से शाह आलम द्वितीय के नाम से ये गद्दी पे बैठते हैं। अंग्रेज और मराठा जो इन्हें इसी दोनों के पेंशन भोगी थे,
अंग्रेज और मराठा दोनों से ये पेंशन लेते थे। 1765 में ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कुछ पेंशन के तौर पे बंगाल की दीवानी दे देते हैं, यानी कि राजस्व वसूलना, व्यापार करने से रिलेटेड जितने भी वहाँ पे जो है बातें होती है वो सारा इन्हें ये दे देते हैं। अब जो शाह आलम द्वितीय आता है, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय गद्दी पे बैठते हैं और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर रहकर इनका राज्याभिषेक होता है और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। इन्हीं के पेंशन को बढ़ाने को लेके पैरवी करते हैं कौन, हमारे ईस्ट इंडिया मतलब कि अकबर द्वितीय के नाम से, कि अकबर द्वितीय के पेंशन के पैरवी करने के लिए राम मोहन राय, जिसे अकबर द्वितीय ने ही राजा की उपाधि दी थी, फिर वो राजा राम मोहन राय के नाम से जाने गए, ब्रिस्टल इन्हें भेजते हैं कि भाई आप पैरवी कीजिए जा करके, हमारे कुछ पेंशन्स को बढ़ा दिया जाए। तो इनके पैरवी में जाते हैं, कुछ वैसी घटनाएं होती है जिससे ब्रिस्टल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसका फिर आता है बहादुर शाह द्वितीय। जब बहादुर शाह प्रथम हम लोग को क्या पढ़े थे, उसका उपनाम क्या था, इसके हम लोग रिकॉल कर लिए, शाह बेखबर, और उपनाम किसने दिया था, खफी खां, और उनका जो है कार्यकाल क्या रहा था, 1707 से 1712 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो अब जो है बहादुर शाह द्वितीय आते हैं, जिनका टाइटल रहता है जफर, जिसे हम लोग आम भाषा में बहादुर शाह जफर बोल देते हैं। इनका पूरा नाम क्रमोलॉजी के अनुसार, मैंने क्रमवार अध्ययन के अनुसार इनका जो है हम देखते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से ये जाने जाते हैं। अंतिम मुगल शासक थे। 1757 के सैनिक, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह, 1757 का आंदोलन, 1857 का सिपाही विद्रोह, 1857 का आंदोलन, 1857 का क्रांतिकारी आंदोलन, बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो हम लोग 1857 के विद्रोह में जो है ये इनका जो है एक ये योगदान रहा था कि विद्रोही जब इन्हें गए कि भाई कि आप इसका मोर्चा संभालिए, तो इन्होंने मोर्चा संभाला था। लेकिन वहाँ पे सेनापति की भूमिका में जो है वक़्त खां थे, वक्त खां। अब वक्त मियाँ आप नहीं समझ लीजिएगा, जो कि बीपीएससी लगातार 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि गांधी जी का जान बचाने वाले कौन थे चंपारण विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो वहाँ पे वक्त मियाँ हो जाएंगे, वक्त मियाँ कहीं कहीं लिखा जाता है, जो कि वो खाने में जहर दिया गया था जिससे वो उनको बचाए थे, वक्त मियाँ। और ये वक्त खां हैं जो कि दिल्ली में जब विद्रोही गए और वहाँ पे जो है बहादुर शाह द्वितीय जफर को इन्होंने अपना सौंपा कि भाई आप नेतृत्व कीजिए इसका, तो वो सेनापति वहाँ पे वक़्त खां थे। इस बात को ध्यान में रखा जाए। और ये जो है हुमायूं का मकबरा जो है उसके बगल में इन्हें दफनाया गया और इन्हें रंगून भेज दिया गया था। वहाँ से फिर वैसी कुछ घटनाएं हुई जिसे हुमायूं के मकबरा के पास से, हुमायूं के मकबरा में इन्हें दफनाया नहीं गया, बल्कि हुमायूं के मकबरे के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे ये छिपे हुए थे और रंगून भेज दिया गया, जिससे ये यहाँ पे जो है इनके काल में मिर्ज़ा गालिब थे, जो कि बहुत ही उम्दा शायर और बहुत ही अच्छे, मतलब कि वहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि किस उर्दू शायर ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, तो वो मिर्ज़ा गालिब थे। मिर्ज़ा गालिब इन्हीं के दरबार में थे और इन्हीं के कार्यकाल से वो संबंधित थे। तो जब ये हुमायूं के मकबरे के पास छिपे तो वहाँ से गिरफ्तार करके इन्हें रंगून भेज दिया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हमारा जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट या 1707 के बाद से, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से जो मुगल सम्राट रहे, जो मुगल साम्राज्य के विघटन का भी काल रहा, उसे हमने जाना। अब कल के क्लास में हम जो है 1800 कल की क्लास में हम लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन को देखेंगे, उसके बाद 1857 के विद्रोह को देखेंगे। तो 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय जफर की भूमिका को अभी देख रहे थे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग को पुनः धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो सहयोग करें, अच्छी चीज़ों को सहयोग करना चाहिए, लेकिन अगर आपको वो अच्छा लगे तभी, अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो आप आगे बढ़ाएं, सहयोग करें। पुनः आप सबको जय सिया राम, जय हिंद।